स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और जिसमें हम मुख्यतः 2020 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जो एमपीपीएससी के मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं फिलहाल हम उनको देखेंगे। आज मैं अपने जो लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये इंडियन पॉलिटी जो आपका एमपीपीएससी का पेपर 2 है उसकी यूनिट 1 को आज हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो पिछले 4 सालों में जिस तरीके के सवाल इससे पूछे गए हैं इसको डिस्कस करेंगे। मेरा मोटिव क्या है इस प्रोग्राम को लेकर आने का आपके साथ, जल्दी से मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूं कि आखिर मैं ये इस प्रोग्राम के माध्यम से करना क्या चाहता हूं। देखिए, एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको एमपीपीएससी पीवाईक्यू डिस्कशन है ना, इसके माध्यम से मैं 2-4 चीजों की तरफ आपको आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा जो एग्जाम के लिए मस्ट और नेसेसरी चीज है और जिसको बहुत इंस्टीट्यूट करते हुए दिख नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं बच्चों की तरफ एक एफर्ट डालने के लिए मैं इस प्रोग्राम को आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें मुख्यतः एमपीपीएससी की पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। और इसका आपको फायदा होगा कि सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि रेंज का अंदाजा होगा कि किसी टॉपिक को किस रेंज में जाके पढ़ना है। क्या उस टॉपिक से सब कुछ अंडर द सन पढ़ना है या कुछ एमपीपीएससी के डायमेंशन है उनसे लगातार उन डायमेंशन में जाके वो क्वेश्चन पूछता है, इसका आप अंदाजा लगा सके। और आप पाएंगे कि लगभग 80% जो पेपर है एमपीपीएससी का वो बहुत ही साधारण, एमपीपीएससी मींस का साधारण सरल आता है। और एग्जाम जो सिलेबस में लिखे हुए पहले हर एक टॉपिक की पहली लाइन से, मतलब पहली लेयर से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप रेंज का पता लगा सकें, सबसे बड़ी चीज एमपीपीएससी की पीवाईक्यू का मेरा डिस्कशन का आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको इस बात पे यकीन दिला सकूं कि सारी चीजें भाई सिलेबस से आती हैं, जिस पे मेरा पहले दिन से फोकस है। मैं बच्चों से कहता हूं कि आपने अगर सिलेबस तैयार कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई ना करें। आपका अगर सिलेबस तैयार है तो आप एग्जाम में पास हैं भाई, मानो मेरी बात। क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सिलेबस से आता है, एज इट इज आता है, लाइन बाय लाइन आता है। ये मैं प्रीवियस ईयर के 4 साल के क्वेश्चन दिखाकर आपको अभी प्रूफ कर दूंगा। तो पहला बच्चा रेंज का अंदाजा लगाए कि कितना पढ़ना है उस टॉपिक को। दूसरा, उसको यकीन हो जाए कि सारी चीजें जो है सिलेबस से आती हैं। और तीसरा, उसको यह भी पता चल जाए कि कुछ क्वेश्चन करने के लिए आते ही नहीं है, वो बाउंसर होते हैं, बाउंसर को छोड़ना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन हम कहें कि उसको मैं बाउंसर ही लिख देता हूं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो बाउंसर होते हैं, वो ना आपका सिलेक्शन कराते हैं, ना वो आपका सिलेक्शन कराते हैं ना रोकते हैं। तो जो क्वेश्चन सिलेक्शन कराते भी नहीं है, जो सिलेक्शन रोकते ही नहीं, उस पर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, पीवाई के से आप एक अंदाजा लगाएं कि लगभग 80% जो पेपर है वो सामान्य और बहुत सरल आता है। तो हमें इस 80% पे कमांड करनी है, ना कि उस 20% की तरफ भागना है ना। तो मोटा मोटी आपको मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको इसकी रेंज बताना चाहता हूं कि पीएससी किस रेंज में जाके टॉपिक से सवाल पूछता है। सारे सवाल सिलेबस से पूछता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सॉल्व नहीं करना होता है, आपके प्रेशर को चेक करने के लिए शायद हो सकते हैं, वो बाउंसर होते हैं, ना उनसे आपका सिलेक्शन होता ना उनसे आपका सिलेक्शन रुकता। और 80% जो क्वेश्चन है बहुत ही सामान्य और सरल प्रवृत्ति के आते हैं, जिन पर आपको कमांड करनी है। उन 20% सवालों की तरफ नहीं भागना है। मोटा मोटी आप मेरा ये लक्ष्य है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं सीधा चलता हूं अपने पेपर पे और मैं एमपीपीएससी का जिस भी यूनिट का डिस्कशन करूंगा, पहले मैं आपको ध्यान से उसकी सिलेबस को आपसे आग्रह करूंगा पढ़ने के लिए। मैं तो यहां लगाऊंगा ही, मैं उसको 1-2 बार रीड करूंगा भी आपके सामने। ध्यान से हम धीरज के साथ उसको रीड करेंगे ध्यान से, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो सिलेबस में ये लाइन लिखी है और ये लो क्वेश्चन, ये लाइन लिखी है सिलेबस में, ये लो क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम सिलेबस पे नहीं, पीवाईक्यू पे ही चलते हैं सीधे, है ना। तो एमपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। आज हम पेपर 2 के पार्ट ए, जो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था 2020 से 23। आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि वो पहले का सिलेबस था। भाई सिलेबस अपडेट हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो पहले जो चीजें थी वो थे, अभी भी हैं यथावत, बहुत बड़ी मात्रा में, बस सफल कर दिया गया और कुछ नई चीजों को जोड़ दिया गया है। तो पेपर 2 का पार्ट ए, उसकी पहली यूनिट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके 2020, 21, 22 और 23 के हम क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके के एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे।
एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, यहां मैं आपको उत्तर बताने के लिए नहीं आया हूं, यहां मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और थोड़ा बहुत हिंट करूंगा कि इसको किस तरीके से किस अप्रोच से आप लिख सकते थे। ठीक है, मेरा प्राइमो मोटो आपको आंसर बताने का नहीं है, आंसर बताने के लिए हम कुछ अलग सेशन रख सकते हैं, लेकिन यहां आपको मैंने जो मोटो बताया ना स्टार्टिंग में कि रेंज का पता चले, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल सवाल आ रहे हैं, इनके बारे में आप जान पाओ। कुछ सवाल बहुत ही वाहियात किस्म के आ रहे हैं जिनकी आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है और हर पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये 4 हमारे एजेंडे हैं। पहला जो है यूनिट 1, उसको हम देख लेते हैं क्या हमारे सिलेबस में लिखा है। तो यूनिट 1 में हमारे सिलेबस में लिखा है भारतीय संविधान लिखा है, और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पूछ रहा है आपसे। भारतीय संविधान का निर्माण मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़नी, संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ने ही भारत का संविधान बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन पढ़ना है, निर्माण पढ़ना है, विशेषताएं पढ़नी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, यह फीचर लिखा है यहां, इसमें मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, और प्रमुख संशोधन अमेंडमेंट्स पढ़ना है, मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए, ये सारे चार टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा आपको कंसेप्चुअल एलिमेंट पढ़ना है, वैचारिक तत्व, इसमें आपको उद्देशिका पढ़ना है, मूल अधिकार, उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म पढ़ना है, आपको संघवाद पढ़ना है, और संघवाद के अंतर्गत आपको केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ना है। इसके बाद आपको पूरा का पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपको हाई कोर्ट पढ़ना है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियतावाद पढ़ना है, लोक अदालत पढ़ना है, और जनहित याचिका पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। एक बार और देख लीजिए, ध्यान से देखिए और बहुत समझ के देखिए क्या पढ़ना है। भारत का संविधान पढ़ना है, और भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण कैसे हुआ उस प्रक्रिया को पढ़ना है, संविधान की क्या विशेषता है उस बात को जानना है, संविधान में मूल ढांचा क्या है, किस तरीके से मूल ढांचे का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ उसको देखना है, और संविधान में क्या क्या संशोधन हो चुके हैं इनके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। दूसरा आपको उद्देशिका को पढ़ना है, मूल अधिकारों को पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को पढ़ना है। तीसरा बुलेट जो है उसमें केंद्र और राज्यों के संबंध को देखना है, और हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को देखना है, जिसमें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत और जनहित याचिका, पब्लिक लिटिगेशन, इसको देखना है। ठीक है, इन सारे टॉपिक को अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन सभी टॉपिक को हमें देखना है यूनिट 1 में। आपने ध्यान से सिलेबस देख लिया, आपको मैंने हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बता दिया। ये आपको पीपीटी में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा विद सिविल सर्विस के, वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेबस देख लिया होगा, आप इत्मीनान से एक बार और सिलेबस देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। 2020 में 3 मार्कर आपको पता है, जैसे 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन आते थे, 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है। अभी 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्कर के 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 मार्कर के 3 क्वेश्चन आएंगे। मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि पहले क्या होता था और अभी क्या हो गया है। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो पहले 3 आते हैं आपके 3 नंबर के, जो मीडियम वाले क्वेश्चन है वो आपके 2 आते थे, और वो हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता था। एक बड़ा क्वेश्चन 1 आता था, वो 11 नंबर का होता था। ये कब तक होता था? 2020 से 2023 तक। 2023 के बाद 2024 में जो नया सिलेबस है उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें क्वेश्चन की संख्या तो सेम है, 3 जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के आएंगे। अब 2 जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर के आएंगे, और एक जो सवाल है वो 11 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार पहले भी 30 नंबर का आता था एक यूनिट से, और अभी भी 30 नंबर का आता है एक यूनिट से। नंबर उतने ही है, क्वेश्चन के वेटेज में फर्क आ गया है ना। यहां आप देखें 7 नंबर का हो गया, ये जो 5 नंबर का था, और ये 3 नंबर का था इसको 2 नंबर का कर दिया, ये 11 का था इसको 10 का कर दिया। बस ये किया है एमपीपीएससी ने, और कुछ भी नहीं किया। शब्द सीमा में थोड़ा परिवर्तन किया है, पहले ये कहता था 10 वर्ड में लिखना है इसको, अभी इसने कहा कि 20 शब्द में लिखना है। इसको ये कहता था 50 शब्दों में लिखना है, इसको अब वो कह रहा है 60 शब्दों में लिखना है, और इसको 200 में लिखना था, अभी भी इसको 200 में ही लिखना है। तो शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, ये बेसिक बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैंने बता दी क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? What do you अंडरस्टैंडिंग बाय ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन? उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? अब यहां क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप। क्वेश्चन पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं।
बच्चे क्या करते हैं जनरली, मैंने कॉपियां देखी है, उद्देश्य प्रस्ताव उनको दिखा, वो सबसे पहले डेट लगाएंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बट 3 नंबर का क्वेश्चन है, 20 शब्दों में लिखना है, ये प्रश्न की मांग नहीं है। प्रश्न की मांग है कि उससे आप समझते क्या है उद्देश्य प्रस्ताव से। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान किस प्रकार का होगा, संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, इसको निर्धारित करने के लिए संविधान सभा में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सिंपल सी बात है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर रहा था कि संविधान का क्या उद्देश्य होगा, इस बात का निर्धारण कर रहा था उद्देश्य प्रस्ताव। और आपका जो सिलेबस में टॉपिक है वो क्या है, संविधान का निर्माण। तो संविधान का जब निर्माण शुरू हो रहा था तो 13 दिसंबर को उसकी तीसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया गया नेहरू जी के द्वारा। क्या ये सवाल सिलेबस से नहीं आया? संविधान का निर्माण जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं आप, तीसरी लाइन में ही आपको उद्देश्य प्रस्ताव मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव आखिर आया क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही आपको इस आंसर में लिखना है। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन, सिलेबस से आया वो क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन हालांकि सिलेबस से आए, लेकिन मैं आपको हिंट कराता चलूंगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित करिए। पॉइंट आउट द 3 साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मौलिक अधिकार की 3 विशेषताएं। मौलिक अधिकार आप जब पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार की कई सारी विशेषताओं में से कोई भी 3 विशेषताएं आपको उठा के इसमें लिख देनी है। मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है स्पष्ट तौर पे, एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये लिखा हुआ है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही बात होती है, फंडामेंटल राइट बोलते हैं इंग्लिश में। इनकी 3 विशेषताएं पढ़ना है। कितना सहज और सरल सवाल पहली लेयर से। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए, डिफाइन जुडिशियल रिव्यू। क्या आपके सिलेबस में ये शब्द लिखा है जुडिशियल रिव्यू? ये लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये लिखा हुआ है। सवाल आ गया कि जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू आप जानते हैं कि आर्टिकल 137 से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर मिलती है। जुडिशियल रिव्यू मतलब अपने ही निर्णयों को रिव्यू करना या कार्यपालिका के किन्हीं डिसीजन को जिन पर समाज द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है उनकी जांच करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। 2020 के क्वेश्चन थे, 2021 में 3 क्वेश्चन आए। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। संविधान की प्रस्तावना, आपको सिलेबस में प्रस्तावना पढ़ना है क्या? उद्देशिका या प्रियम्बल, यही प्रस्तावना होती है। यहां उसने उद्देशिका लिखा है तो इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखना है। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारे शब्द मिलेंगे कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, हम समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय की अवधारणा है। कोई भी 5 उठा के लिख दीजिए। बहुत ही साधारण सरल क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष लिखिए। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के 4 पक्ष। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तो आप उसमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात करते हैं तो उसमें 6 तरीके की फ्रीडम दी गई है, उसमें 4 आपको कोई भी उठा के लिख देनी है। साधारण क्वेश्चन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक रैशनल बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सीधा सवाल कि उसके पीछे कारण, लॉजिक क्या था, उसको लाने के पीछे क्या रैशनैलिटी थी। अब 3 नंबर में पूछना, ये तो जाती है, इतना बढ़िया सवाल है, इसको तो कम से कम 11 नंबर में होना चाहिए। 3 नंबर में उसकी रैशनैलिटी को क्या बताएगा बच्चा? फिर भी ये बता देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके नाम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य किस प्रकार की नीतियां बनाएगा उसको निर्देशित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। यही तो इसका मूल है कि राज्य किस प्रकार की नीतियां बनाएगा, वही नीति निर्देशक तत्व हमें बताते हुए प्रतीत करते हैं, राज्य को गाइड करते हैं कि राज्य को किस प्रकार की नीतियों का संचालन करना चाहिए। सरल सवाल था, आप अगर शब्द को समझ लेते तो बहुत आसानी से उत्तर को लिख ले जाते। 2022 में एक सवाल पूछा कि भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन 1961 में क्या जोड़ा गया। भाई साहब, आपके सिलेबस में लिखा है संविधान संशोधन, लिखा है संविधान संशोधन, प्रमुख संशोधन। अब यहां पूछ लिया उसने कि 10वें में क्या जोड़ा गया। वैसे तो ये जो 10वां संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो सवाल है 2022 में आया है, 2021 में शायद, मैं याद कर पा रहा हूं, दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली को मर्ज करा गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो पहले 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, अभी वर्तमान में 8 हो गई है।
उसी कंटेक्स्ट में, और जो 10वां संविधान संशोधन है इसमें दादरा और नगर हवेली को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1961 में, तो उसी संदर्भ में ये 10वां संविधान संशोधन आया है। ये करंट अफेयर पे जिसकी पकड़ थी, जिसने करंट अफेयर पढ़ रखा था ना, वो ये बच्चा इस सवाल को डील कर पाता, बाकी ये बाउंसर था, है ना। एमपीपीएससी के बच्चे जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो ये बाउंसर था, इसको आप कठिन सवाल की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, बॉम्बई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना? मतलब संविधान सभा ने, सॉरी, बॉम्बे केस में हाई कोर्ट का एक केस का नाम पूछ रहा है और वो कह रहा है वो जज का नाम बताओ। मतलब बेकार क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। जज का नाम पूछ रहे हो, अरे वो केस में क्या डिसीजन निकल के आया वो पूछ लो, जज के नाम से क्या रखा है। ठीक है, ये बाउंसर होते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, है ना। बाउंसर मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए मैंने बताया था कि एक मोटिव मेरा ये भी है कि आपको बाउंसर भी बताते जाऊं, ये बाउंसर है, ये भी बाउंसर है। ये टफ क्वेश्चन है, आपको आसानी से नहीं बनेगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण की घोषणा की गई है? अनुसूची 7, आर्टिकल नंबर 246। खत्म आंसर। आप केंद्र और राज्य, अब ये देखिए, केंद्र और राज्य जब संबंध पढ़ेंगे तो विधायी संबंध पढ़ेंगे, विधायी शक्तियों का बंटवारा पढ़ेंगे। ये लो सवाल पूछ लिया उसने, भैया किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सिलेबस पे आपकी समझ है तो बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं, बार बार करता हूं। 2023 के क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं। अच्छा, संघ शब्द लिखा है क्या? संघवाद, ये तो लिखा है संघवाद, और संघवाद की 3 विशेषताएं पूछ रहा है। तो जब संघवाद आपने पढ़ा है तो उसकी 3 विशेषताएं नहीं लिख सकते? संघवाद की तो 10 विशेषताएं हम संविधान में बता दें आपको, जब आप संघवाद आपको पढ़ाएंगे, 3 विशेषताएं लिखनी है। लॉलीपॉप क्वेश्चन। जनहित याचिका के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनहित याचिका, अब चलो सिलेबस में जनहित याचिका लिखा है क्या, अभी देख लेते हैं। देखो, जनहित याचिका ये लिखा है सिलेबस में। अब जब इसको तैयार कर लेंगे तो उसके 3 उद्देश्य लिखना, मतलब अब देखिए अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व, इसमें भी 3 पूछ लिया। 3 महत्व क्या है न्यायिक समीक्षा के? जुडिशियल रिव्यू के 3 महत्व क्या है? जुडिशियल रिव्यू जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके, उसमें 3 इंपॉर्टेंट महत्व इसको पूछ लिए गए। बहुत सरल सवाल, सारे के सारे सवाल सिलेबस में लिखी हुई लाइनों से आए हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं, ये हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जो 5 नंबर के पहले सवाल आते थे, अब ये 7 के आएंगे। पहले 5 के आते थे, सवाल यही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, नंबर बदल जाएंगे। एमपीपीएससी कुछ नहीं बदलता, है ना, कॉपी पेस्ट मारता है। 15-20 साल के पेपर कर लो ना, 80% पेपर तुम्हारा उसी से फंस जाएगा। संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। अब देखिए, संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। अब ये थोड़ा घुमा के उसने सवाल पूछा है और अच्छा सवाल पूछा है, और मैं चाहता हूं इस तरीके के सवालों की संख्या एमपीपीएससी को बढ़ानी चाहिए, ताकि बेहतर तरीके के सिविल सर्वेंट जो है सर्विस में आ सके और राज्य का साथ ही साथ देश का कल्याण कर सके, है ना। जो रटने वाले, जो रट्टाफिकेशन वाले जो सिविल सर्वेंट है, उनको कतार से बाहर किया जाए, ये मेरी दिल इच्छा है। तो ये जो सवाल है, अब ये आपसे नहीं पूछ रहा 7वां संविधान 10वां 12वां 42वां 44वां, रट लेते हैं आपको। अब उसने कहा कि भाई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे बताओ। अब बताओ कैसे बताओगे तुम? अब यहां आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से जो संविधान संशोधन थे उन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाले। मैं कुछ हिंट करता हूं आपको। संविधान संशोधन पहला जो था उसने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसकी बात होती है, जहां 43A जोड़ा जाता है। ठीक है, जहां हम सामाजिक परिवर्तन में जहां पर्यावरणीय विकास की बात करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हम सहकारी समितियों की बात करते हैं। यहां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है, जहां हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। जहां 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। तो हमें जीएसटी 101वां संविधान संशोधन यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आर्थिक परिवर्तन लेके आता है समाज में, उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो ये मोटे मोटे जो परिवर्तन हैं, ये आपको इस तरीके से हाईलाइट कराने चाहिए, कराने दे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, वो बच्चा लिख पाएगा जिसने संविधान संशोधन के नंबर को नहीं पढ़ा है, उनके क्रक्स को जाना है। बहुत बढ़िया सवाल था। अब है राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताएं।
डिफाइन द टर्म स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी क्या है इसकी डिफाइन करना है, और भारत में क्या कारण है कि भारत में राज्यों की मांग उठ रही है, स्टेट ऑटोनॉमी की मांग उठ रही है। तो आपको बताना है कि राज्य स्वायत्तता क्या होती है और भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों बढ़ रही है, इसको बताना है। तो जब आप केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को बताया जा सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होते हैं, क्यों आज के वर्तमान परिदृश्य में राज्य जो है राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो हम उसमें आपको यह भी बताएंगे कि राज्य स्वायत्तता क्या होती है। बहुत ही अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था और पूरा का पूरा सिलेबस से आया हुआ सवाल था। आपको ठीक से जिस टीचर ने पढ़ाया हो तो निश्चित तौर पे ये सब कवर उसने कराया होगा आपको, जहां से भी आपने अपनी तैयारी की होगी, है ना। सरल सवाल था। यहां आपको राज्य स्वायत्तता क्या होती है उसको परिभाषित कर देना है और भारत में उसकी मांग क्यों बढ़ रही है इसको हम कुछ एग्जाम्पल जो वर्तमान में भी चल रहे हैं उनसे आप इसको अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। क्यों राज्य स्वायत्तता की मांग हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2021 में कौन से सवाल आए? अब ये पूछ रहा है जुडिशियल न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक अतिविस्तार से कैसे भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। हाउ इज जुडिशियल एक्टिविज्म डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच। अब जुडिशियल एक्टिविज्म आपको पढ़ना है, लो भाई सवाल आ गया जुडिशियल एक्टिविज्म से आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ओवररीच से कैसे अलग है। अब ये सवाल भी वो व्यक्ति बना पाएगा जिसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने पॉलिटी की तैयारी कर रखी है, क्योंकि जनरली जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच को कहीं इस तरीके से नोट्स ने बताया नहीं होगा। ये समझ बेस्ड क्वेश्चन है। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है कि जब न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के कार्यों में जाके अति हस्तक्षेप करने लगे उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है कि जो कार्यपालिका को करना चाहिए था बट वो नहीं कर रही है तो वो न्यायपालिका उस काम को कर दे, ये है एक्टिविज्म, एक्टिवेट होके, ठीक है। ओवररीच मतलब वो उसको नहीं करना चाहिए था, उसकी परिधि में नहीं था तब भी जाके करने लगे, तो जुडिशियल ओवररीच। तो वो कैसे, वो दोनों चीजें अलग अलग है, इस बात को बताना है आपको कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक अतिविस्तार से कैसे भिन्न है। न्यायिक सक्रियतावाद है वो न्यायिक अतिविस्तार नहीं है, इसको आपको बता देना है, ठीक है। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। इंडियन फेडरलिज्म इज मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कमेंट। अब ये देखिए एक चीज मैं बताऊं, यहां लिखा है एक्सप्लेन कीजिए, आपको ये भी हाईलाइट कर रहा हूं, ये पिछला शब्द है ना इसको भी मैं आपको बताता चलूं। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने कई टॉपर से बात की है और मैंने एक बहुत मूलभूत अंतर पाया है। उनके उत्तर इतने खास नहीं है, इतने विशेष नहीं है, पर उन्होंने वो लिखा है जो प्रश्न ने मांगा है। यहां उसने कहा एक्सप्लेन कीजिए, तो बस आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जुडिशियल ओवररीच नहीं है, न्यायिक अतिविस्तार नहीं है, एक्टिविज्म है, इसका क्रिटिसिज्म नहीं करना। अभी यहां क्या पूछ रहा है वो आपसे कि भाई जो भारत का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कमेंट कीजिए। अब आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। सोशल मीडिया पे जब कोई व्यक्ति फोटो डालता है तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो कमेंट में आपके ओपिनियन का स्वागत होता है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो आप चाहे तो इस चीज को एग्री कर सकते हैं, चाहे तो मना भी कर सकते हैं कि जो है सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धक संघवाद की ओर बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। कौन? भारतीय संघवाद। तो आप जब संघवाद पढ़ेंगे तो आपको दोनों तरीके के संघवाद इसमें बताए जाते हैं कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब कॉम्पिटिटिव नीति आयोग जब से आया है, जब से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की वो बात करता है ना, वो कहता है सहयोग के साथ अब सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को भी हम जन्म देंगे। तो यहां सहयोग भी है और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी है, दोनों चीजें साथ चल रही है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसी चीज खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुजरात राज्य है वो राजस्थान को एकदम बाईपास करके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरह काम करेगा। वो कोऑपरेटिव इसको भी सहयोग प्रदान करेगा। सहयोग और प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे संघवाद का गुण हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कमेंट करने के लिए आप फ्री होते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप कह भी सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है हमारा सहकारी संघवाद का, वो अब हम धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरीके से नीति आयोग विभिन्न इस तरीके की जो रैंकिंग्स निकाल रहा है ना, वायु सर्वेक्षण निकाल रहा है, व्यापार की रैंकिंग निकाल रहा है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन की रैंकिंग निकाल रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता से रिलेटेड रैंकिंग निकाल रहा है,
कई रैंकिंग निकाल रहा है। तो हम कहें कि अब जो है देशों राज्यों के बीच जो कंपटीशन है वो हमें बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो बढ़ रहा है। ठीक है, 2022 में क्या पूछा, संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं। आप सिलेबस में देखेंगे तो संविधान का मूल ढांचा साफ साफ लिखा है। इसने पूछा कि क्या समझते हैं, कितना साधारण और बेसिक क्वेश्चन है। जो टॉपिक लिखा है सिलेबस में अगर उसको तैयार करेंगे तो आप ये तैयार नहीं करेंगे कि उससे समझते क्या है, मतलब क्या है उसका। कितना शानदार और कितना सरल क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार की विशेषता कीजिए। डिस्कस द एडवाइजरी जुडिशन। जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेंगे तो उसके एडवाइजरी जुडिशन की बात करते हैं हम आर्टिकल 143 145 में, है ना। तो उसके बारे में हमें यहां बताना है कि वो परामर्श की उसकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है जो टॉपिक से बाहर हो। जब टॉपिक पढ़ते हैं तो सीधा सीधा वो सवाल भी आप पढ़ेंगे, मतलब वो टॉपिक में वो पॉइंट आपकी कॉपी में लिखा ही होगा अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ाई की है ना। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। भाई प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसका महत्व तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या महत्व है ना। फिर देखिए संविधान सभा की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। निश्चित तौर पर जब संविधान सभा पढ़ते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म ही हम पढ़ाते हैं। मैंने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है क्रिटिसिज्म, है ना। सीधा सवाल आया क्रिटिसिज्म, किन बेस पे क्रिटिसिज्म होता है संविधान सभा का। संविधान सभा आपको पढ़ना है, संविधान निर्माण पढ़ना है, इसका मतलब संविधान सभा पढ़ना है। अब क्रिटिसिज्म उसका किन आधारों पे होता है ये देखिए 2023 के क्वेश्चन हो गए। अब ये हो गए 3 और 5 के क्वेश्चन खत्म, है ना। अब जो 2 और 7 में आएंगे अभी आगे से आपके, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अब आता है 11 नंबर का क्वेश्चन जो अब वर्तमान में आपके 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आएगा, क्वेश्चन यही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, 10 नंबर का आएगा। 2020 में बड़े क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने पूछा केंद्र और राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। वहां उसने विधायी शक्ति के बारे में पूछा 3 नंबर में आपसे, केंद्र राज्य संबंध की विधायी शक्ति किस आर्टिकल में डिवीजन किया गया है, बता दिए आर्टिकल 246 अनुसूची 7। अब यहां प्रशासनिक शक्ति की बात कर रहा है। भाई प्रशासनिक शक्ति का डिवीजन कहां, किस विभाजन की समीक्षा करना है, संदर्भ प्रशासनिक शक्ति की समीक्षा करना है केंद्र राज्यों के संबंध में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, न्यायिक सक्रियतावाद पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। क्रिटिकल नोट्स ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल जो एक्टिविज्म है वो अच्छी चीज भी है, लेकिन कुछ कुछ उसमें गृह चुनौतियां भी हैं, जिसका कहीं ना कहीं डर है कि न्यायपालिका दुरुपयोग ना कर ले। इसलिए उसने कहा समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। आलोचना तो करनी है बट थोड़ी सी, कि हाँ भाई ये चैलेंजेस हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कभी इन लूपहोल्स का फायदा उठाकर, इन ग्रे एरिया का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच की संभावना बनती है ना। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस पे आपको कमेंट करना है। कैसे करना है, क्रिटिकल कमेंट करना है थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा अच्छाइयां, और अच्छाइयां ज्यादा, थोड़ी सी बुराइयां भी दिखाना है इसमें, क्रिटिकल कमेंट करना है। ये सवाल आया। अब ये सवाल सिलेबस से आएगी नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो सवाल है जुडिशियल एक्टिविज्म से सीधा सीधा आया हुआ है। भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। भाई साहब भारत का संविधान, जिसको विश्व के कई सारे संविधान से की अच्छी खूबियों को लेकर बनाया गया है, जिसको विश्व के कई सारे संविधान नमन कर रहे हैं, और ये एमपीपीएससी पूछ रहा है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब भाई इसमें हाथ पांव फूल जाएंगे आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी करने में। बहुत सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी जबरदस्ती इसकी आलोचना करने के लिए। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान का जब हम निर्माण देख रहे थे तो उसमें जो आलोचनाएं थी उनको आप दिखा देंगे कि भाई ये कुछ कुछ जो आलोचनाएं हुआ करती थी संविधान सभा की, उसमें जो कुछ कमियां थी जो आप देखते सुनते आए, उनको इसको हाईलाइट कर देना है। लेकिन 11 नंबर में थोड़ा चैलेंजिंग हुआ संविधान की आलोचना करना, है ना। और थोड़ा रैशनल भी नहीं है संविधान की आलोचना 200 शब्दों में, मेरे हिसाब से रैशनल नहीं है। आप कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए, ये सवाल लिखिएगा आप। और में है ना, ये सवाल लिखिएगा, ये बढ़िया है। तो राज्य की नीति निर्देशक भी पढ़ना है आपको, मौलिक अधिकार पढ़ना है, दोनों में लाइन खींच के अंतर लिख देने। लेकिन ये सवाल आया सिलेबस से है, भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ना है ना में, तो अब उस निर्माण में संविधान पढ़ लेंगे, संविधान बन के तैयार हो जाए, अब उसकी आलोचना करना है ना। आया सिलेबस से ही है, बट जनरली भारतीय संविधान की आलोचना नहीं पढ़ी जाती, संविधान सभा की आलोचना पढ़ी जाती है। पर यहां इसने संविधान की आलोचना के बारे में पूछ लिया।
अब 2022 में क्या क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए, है ना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की विषय वस्तु क्या है। तो आपको अगर भारत की प्रीएम्बल याद है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसी चीजें दी गई हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, ये जो शब्द हैं, गणतंत्र, लोकतांत्रिक भारत जो होगा, हम भारत के लोग होंगे, भारत जो शक्ति है जो भारत के लोगों में निहित होगी, है ना, हम इस संविधान को आत्मर्पित करते हैं, ये सब जो बातें हैं इनको एक्सप्लेन कर देना है और हो गया हमारा आंसर। लोक अदालत की अवधारणा क्या है और उद्देश्य को समझाते हुए बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन पात्र है। अब यहाँ जो नालसा अधिनियम है 1987, उसका रेफरेंस लेना होगा आपको, और लोक अदालत आपके सिलेबस में सीधी सीधी लाइन लिखी है लोक अदालत। तो इस लोक अदालत में जो भी आप पढ़ेंगे आपके नोट्स में लिखा होगा वो सारा यहाँ छाप देना है, क्योंकि यहाँ ये भी लिखा होगा कि कौन कौन एलिजिबल है, उसकी अवधारणा कैसे आई, उद्देश्य क्या है उसका, है ना, और कौन उसके लिए एलिजिबल है, ये पूछ रहा है। वहां भी हम बताएंगे आपको कि कौन एलिजिबल है, या कोई भी बताएगा जो आपको पढ़ाएगा। 2023 के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु उसके मूल ढांचे में नहीं चर्चा कीजिए। अब संविधान का मूल ढांचा आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। तो संविधान के मूल ढांचे से सवाल आया और उसने पूछा कि संविधान में संशोधन तो कर सकती है कौन, भारतीय संसद, पर उसके मूल ढांचे को नहीं छोड़ सकती। तो मूल ढांचा क्या है इसको देखेंगे। और अभी नया कंसेप्ट निकल के आया, अभी नया तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में 2018 में अगर कोई चीज निकल के आई है संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो नई है। 2018 में द्वितीय मूल ढांचे की बात हुई है, सेकंड जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है। तो सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर किसे माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता को द्वितीय सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो केशवानंद के भारतीय केस में निकल के आया, और दूसरा उसको माना गया है। आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। संविधान संशोधन के माध्यम से जो मूल ढांचे में क्या परिवर्तन हो सकता है, संविधान में क्या परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में है ना। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलुओं पर चर्चा कीजिए, है ना। इसमें थोड़ा इकोनॉमिकल टच है, इस क्वेश्चन में देखें आप, इकोनॉमिकल टच है। यहां आपको अर्थव्यवस्था की समझ होगी, जीएसटी की समझ होगी, तब इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से थोड़ा डील कर पाएंगे। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलुओं पर चर्चा कीजिए, है ना। तो आपको पता है कि जो है आर्टिकल 279A में जो है ना जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, वो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्त का विभाजन करता है। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। और जिस प्रकार हमने कई सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स के साथ क्लब किया है, जिसमें राज्य सरकार के कई सारे टैक्स समाप्त हो गए हैं, तो जो नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, इन सब चीजों की इसमें चर्चा होगी, है ना। और अभी वर्तमान में उसको लेके क्या खींचातानी चल रही है उसको भी तो आप दिखा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, और एमपीपीएससी ने सुधार किया है अपने प्रश्न पूछने की प्रकृति में, ये देख के अच्छा लग रहा है। तो 2023 में आया, लेकिन सारे के सारे सवाल जो थे सामान्य प्रकृति के थे, बहुत टफ नहीं थे, अच्छे प्रश्न थे, अच्छे विद्यार्थी इस उत्तर को लिख सकते थे। और हमारा विजन ही एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में आपको डेवलप करना है। मेरा विजन अभ्युदय सिविल सर्विस के अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस के नाम से हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं इस फील्ड में, और अभी बहुत नए हैं, लेकिन हमने जो विजन लेके आए हैं वो एजुकेशन में एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ होगा। एमपीपीएससी में जिस अप्रोच से आपसे कभी किसी ने बात नहीं की होगी, कि जिस अप्रोच से कभी आपको बताया नहीं गया होगा, आपने सोचा नहीं होगा, ये सवाल आप जब देखेंगे ना, और आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा के देखिए चंपक चाचा की, आप देखिए आप कितने सवाल लिख पाएंगे। और हम जब आपको एक लेक्चर डिलीवर करेंगे और आप देख लीजिएगा आने वाले 10 सालों के सवाल भी कवर होंगे और पिछले बीत गए 10 सालों के सवाल भी कवर हो जाएंगे। हाँ, इस अप्रोच से पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, रटाएंगे नहीं, तथ्य नहीं बताएंगे, उसके आगे की समझ, एक कदम आगे की समझ और कंटेम्प्रेरी इशू से उसको कनेक्ट करके बताएंगे, है ना। जो भी घटना घट रही है उसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले आप देखेंगे सीजीआई की एक बैठक में सीजीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी, संवैधानिक नैतिकता की बात करी, और संवैधानिक नैतिकता को उन्होंने बहुत बल दिया। तो अब सवाल है कि संवैधानिक नैतिकता क्या होती है। निश्चित तौर से इस पे प्रश्न आ सकता है
निश्चित तौर पे इस पर प्रश्न आ सकता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो टॉपिक कंटेम्प्रेरी आपके चल रहा है तो उस पर भी आप अपना दिमाग लगा के रखें। वो भी हम आप हमारी जो अभी सिविल सर्विस की क्लासेस है उसमें हम आपको कंडक्ट कराएंगे। कुछ हम मेंस के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे एज अ डेमो, है ना, जिससे आप हमारे पढ़ाने की अप्रोच को पकड़ पाए, अपनी अप्रोच को समझ पाए और एक नए एजेंडा, एक नए विजन के साथ इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ बहुत अच्छे, कुछ यूनिक और नए प्रोग्रामों के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे इसमें मैं आपके साथ एक सिलेबस डिकोडिंग का बेहतरीन प्रोग्राम आपके साथ लेकर आने वाला हूं, जिसमें एमपीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को परत दर परत उसकी डेफिनेशन के साथ, हर आय कीवर्ड की परिभाषा, उसके उदाहरण, वो और कहां कनेक्ट होता है सिलेबस में वो पॉइंट और उसको कहां यूज कर सकते हैं, उससे किस तरीके के एमपीपीएससी ने प्रश्न बनाए हैं, किस डायमेंशन में उसको हमें तैयार करना चाहिए, उस शब्द से संबंधित कंटेम्परेरी कोई घटना घटी है क्या, उस पूरे परिदृश्य से संबंधित वर्तमान में जो कुछ भी हुआ है सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने सिलेबस को ही ना समझें, अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझें और आप एग्जाम को देखो। एग्जाम में पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस पता तो हो कि पढ़ना क्या है। तो एग्जाम के सिलेबस को आप जब ठीक से देख लेते हैं तो आप फिर दिक्कत है ही क्या, आपका लगभग 50% तैयारी उस दिन खत्म हो गई। एमपीपीएससी भी कई माध्यमों से इस बात को कह चुका है। एक उसने प्रदीप्ति नाम की एक वीडियो बनाई है एमपीपीएससी ने, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। एमपीपीएससी सिलेबस के हिसाब से पेपर बनाता है, लेकिन फिर आप भेड़ धुन में चले रहते हैं, है ना, कोचिंग माफियाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, एक यूनिट के लिए 400 पेज की किताब पढ़ डालते हैं। आप इनपुट आउटपुट रेशियो देखिए क्या है, और उससे वो प्रश्न आते हैं क्या, तब भी नहीं आ रहे, 400 पेज की किताब बना रहे हैं तब भी। वो रटने वाली जो प्रवृत्ति थी ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। रटना पड़ेगा, कुछ चीजें रटना पड़ेगा अभी भी, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बट रटने के साथ समझ की भी आवश्यकता होगी। बिना समझ के आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए आपको अपने विजन को बदलना पड़ेगा। तो मैं अपने प्रोग्राम में बता रहा था, पहला हम सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम, दूसरा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 20 से 23 तक के। तीसरा जो प्रोग्राम हम आपके साथ डिजाइन करने वाले हैं, हम इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का एक प्लान कर रहे हैं जो आपके साथ लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज बनाएंगे, जिससे बच्चे की प्रीलिम्स की तैयारी हो सके एज वेल एज मेंस की तैयारी हो सके। क्योंकि बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई कराना है अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य, ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना या मेंस क्वालिफाई कराना। ठीक है, अगर उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो वो मेंस में क्या करेगा, है ना। तो आप जब सिलेबस को ठीक से देखेंगे ना, तो आपको ये फायदा भी होगा कि 85% के आसपास का जो सिलेबस है वो सीधा सीधा प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन होता है। मतलब मेंस तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स मोस्टली आपका तैयार हो ही जाता है, बस थोड़ी अप्रोच की जरूरत होती है बदलने की। तो उसको भी हम आपके सामने लेके आएंगे उस प्रोग्राम के माध्यम से, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और उसका जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही उच्च लेवल का होगा, उसके जो प्रश्न होंगे वो टू द मार्क होंगे, एग्जाम के हिसाब से होंगे। जिस प्रकृति के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकृति के सवाल ही हम उसमें रखेंगे। बहुत हम शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने देखा है कि एमपीपीएससी ने पहली दूसरी लेयर से ही सवालों को पूछा है ज्यादातर। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हमारा जो पेपर है 80-90% जो है वो पहली दूसरी लेयर के ही सवालों को ही हम हमारे सामने, आपके सामने रखें, ताकि आप वो एग्जाम वाला जो जोन है उसको फील कर पाए। एक जो प्रोग्राम हमारे दिमाग में है जिसको हम आपके साथ लेकर आने वाले हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम होगा, जिसमें हम आपको मंथली तौर पर मध्य प्रदेश में घटित होने वाली घटनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक और जो प्रोग्राम है हमारे दिमाग में है, जो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका मध्य प्रदेश का, बहुत ही शानदार और बहुत ही डायनेमिक सर्वे है और बहुत ज्यादा आपके सिलेबस से लिंक होता है। उसकी मुझे बहुत शानदार कोई अच्छी क्लासेस नहीं दिखी है, लोगों ने पढ़ाया एक एक दो दो घंटे में, स्लाइड बना ली है, फैक्ट चिपकाते गए बताते गए। हाँ, उसको बहुत ही एनालिटिकल तरीके से मेंस की अप्रोच से कहां किस डाटा को यूज कर सकते हो उस अप्रोच से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो करेंगे। और करंट अफेयर की जो मैं बात कर रहा था उसमें मैं आपको जो है, कोई टॉपिक आती है, कोई घटना होती है, तो उसको सिलेबस में लिंक करना और उसकी उपयोगिता कि भाई ये घटना है, घट तो गई, इसको आप यूज कैसे करेंगे, आंसर में डालेंगे कैसे, उस अप्रोच को भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आंसर राइटिंग के माध्यम से, करंट अफेयर की क्लासेस में ही, है ना। तो कई सारी चीजों पे हमें काम करना है, आपके साथ जुड़ना है, तो हम धीरे धीरे करके सब चीजें करेंगे। और हो सकता है हम एक
सकारात्मक योगदान आपके तैयारी में आपको दे पाए, इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं किसी और क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।